chemistry, and my name is आमिर अरशद। तकरीबन 29 ईयर्स हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, और उसमें से 22 ईयर्स मेरिटोरियस का हुआ। ठीक है ना, एक तो ये बात हमें पता हो जाए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या बताएंगे। तो केमिस्ट्री में मैंने MSc कर लिया है, काफ़ी अर्सा हुआ। MPhil कर रहा हूँ, वो हो जाएगा इंशाल्लाह इसी साल आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो अब ये पहली चीज़ एक समझने की बात यहाँ पर ये है कि नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू हैव एन ऑनलाइन क्लास ऑन एप्स लाइक Zoom। इससे पहले इत्तेफाक से जब सेशन आपका ख़त्म हो गया था तब ये पेंडेमिक की सूरत हाल आई थी, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को तो हमने कुछ मार्च में भी क्लासेस करवाई थी, लेकिन आपसे ऐसा कुछ नहीं हो सका। तो ये आपके लिए हमारे साथ पहला। अलबत्ता हम चूँकि पिछले 3 महीनों से यही काम कर रहे हैं तो 3 महीने के तजर्बाकार हो गए। सो वो तजर्बा हमें ये बताता है कि चूँकि ये एक नया अंदाज होता है पढ़ने का, तो पहले 1-2 दिन में ज़रा बच्चों को परेशानी रहती है। नेट की क्वालिटी, हम पढ़ा रहे हैं तो वीडियो कितनी अच्छी आ रही है, ऑडियो कितनी अच्छी आ रही है, उसमें कहीं हमारा कसूर होता है, कहीं आपके नेट और डिवाइसेस का कसूर होता है। अब हमारे कसूर वाला फैक्टर थोड़ा सा मिनिमम है। उसकी वजह ये है कि अब जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं इंक्लूडिंग मी, हम इसी अंदाज से, मैंने कहा, पिछले 3 महीनों से पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आज ये मेरी तीसरी ऐसी क्लास है, तो अगर मेरी डिवाइस में या मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम आता तो हर बच्चे को आता। इसलिए इस बात की उम्मीद कि हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहाँ से वॉइस क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में कोई एरर आ रहा है, इसके चांसेस बहरहाल कम। आप चूँकि अब पहली दफ़ा बैठे हैं, आपको नहीं अंदाज़ा किस तरह से ऑडियो और वीडियो को सही रखना है, घर का नेट कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नॉट नेसेसरी, किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसे वो बेयर करेगा, समझ में ना आए तो ग्रुप में हमसे पूछ लेगा, हम उसे गाइड करेंगे। क्योंकि अब तक का तजर्बा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के बाद क्लासेस बहुत स्मूथ होती हैं, और फिर इत्तेफाकन कहीं लाइट चली जाए या कोई और फ्लक्चुएशन आ जाए सिग्नल्स में तो और बात है, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल। एक बात हो गई। फिर मैंने चुपके से थोड़ी सी आपकी पहली क्लास में मैं भी हाजिर था, तो उस वक्त भी सर ओवैस ने आपसे कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, योर कैमरास शुड बी ओपन। तो ये मैं देख रहा हूँ, हमारे पास आ जाता है अनुषा आलम, मनीष कुमार, आपके कैमरेज ऑन नहीं है, आयशा शकील का कैमरा ऑन नहीं है, बिलाल अहमद का नहीं है, आयशा आसिफ ने सिरे से अपने कैमरे की फैसिलिटी नहीं रखी हुई, ईमान ने आपको दिया फ़ोन कैमरा, फरवान ने नहीं खोला हुआ उसने कैमरा, क्या बात है। फातिमा फारूकी आपसे भी रिक्वेस्ट है, हाफिज़ा बिस्मा आपसे भी यही रिक्वेस्ट है। इसकी वजह मैं अब सबके नाम नहीं ले रहा, कल्पना भी यही है, करुणा भी यही है, खतीजा भी, सब में कैमरे ऑन नहीं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम इस क्लास में, जैसे मैं अवैस साहब की क्लास में था, इस तरह मेरी क्लास में भी सेंटर के एडमिन से कोई ना कोई मौजूद होता है, और उसका काम सिर्फ ये है कि वो आपकी अटेंडेंस लेगा और इस बात को मेक श्योर करेगा कि यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। ये नहीं है कि कनेक्ट करके आप इधर उधर हो गए, तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस बिल्कुल वैसी चाहिए जैसी नॉर्मल क्लास में चाहिए। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब एक मेरे सामने ऑप्शन है और वो है हैंड रेस करने का। अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के कोने पे आएगा। उसका मकसद ये है कि जब आपको कोई बात पूछनी हो तो आप उसे दबा दें, आपके नाम के साथ ये सिग्नल मेरे पास आ जाएगा। अभी आया था, किसी ने किया था, गलती से कर दिया था, चला गया।
तो इसका ख्याल रखेंगे। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप हैंड रेज करेंगे, जब कोई पूछने वाली बात है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही वो हैंड रेज का ऑप्शन आप दबाएं मैं अपनी बात काट कर फ़ौरन आपकी तरफ हूँ। मैं अपनी बात पूरी करके हो सकता है थोड़ा सा वक्फा लेकर आपसे सुनूंगा, लेकिन सुनूंगा ज़रूर। और इसलिए मेरी ख्वाहिश ये होगी, बल्कि तरीका भी यही होना चाहिए कि अगर तो कोई बहुत ही ऐसी बात है जो आपके ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बीच में बता दें, तो आप बीच में हैंड रेज करें। वरना हमारी क्लासेस का तरीका यही होगा कि हम हर क्लास के एंड में ज़रूर आपसे कहेंगे कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द क्लास प्लीज़ लीजिए। ठीक है, तो आप उसी वक्त हमसे अपना सवाल पूछें। अब दोबारा वो फसीहुर रहमान साहब ने हाथ खड़ा किया, वल्ला जाने बेचारे तो गलती से खड़ा हुआ है ऐसे ही। मैंने आपको अनम्यूट किया है बेटा, आप प्लीज बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है फसी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर बेटा आपको आवाज अगर नहीं आ रही तो कैसे पता चला मैंने क्या पूछा? सर अभी भी नहीं आई। अभी भी नहीं आई तो आपने माइक कैसे ऑन किया? आप अपना माइक चेक करें, शाबाश। सर नहीं आ रही। हाँ, तो अपना माइक चेक कीजिए फौरन। मैं एहतियातन और लोगों से पूछ लेता हूँ। नहीं आ रही सर। अरसलान जाहिद, आपको मैंने अनम्यूट किया है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अरसलान जाहिद अपना माइक ऑन कीजिए। अरसलान आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? अब्दुल बासित अपना माइक ऑन कीजिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? अब्दुल बासित आपको आवाज आ रही है बेटा? बिलाल अहमद को मैंने अनम्यूट किया है बेटा, आपको आवाज आ रही है? बिलाल अहमद। सर आ रही है। तो ये चक्कर कुछ है, कुछ बच्चों के माइक में गड़बड़ है। बिलाल को आवाज आ रही है तो बाकियों को क्यों नहीं आ रही है? यहाँ से तो एक ही जगह जा रही है ना चीज। ठीक है, तो जरा सा अपने माइक की सही सेटिंग कीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, लेट्स बैक। ये मैंने जैसे आपसे कहा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है जो हमें पढ़ा, और तरीका इसमें यह है कि सबसे पहले मैं ज़रा आपको आपके सिलेबस की आउटलाइन बता दूं, उसके बाद फिर हम कुछ पढ़ने की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप सबके पास केमिस्ट्री की किताब होनी चाहिए, और केमिस्ट्री की किताब वो है जो सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है। आपको किसी भी बुक स्टॉल से आसानी से मिल जाएगी, और उसमें इस बात की भी परवाह मत कीजिएगा अगर कहीं बुक स्टॉल वाले कह दें कि अभी नया एडिशन नहीं आया तो आप परेशान हो। ये नया एडिशन के चक्कर में मत पड़िएगा, जितना पुराना मैं हूँ उतनी पुरानी आपकी किताब है। जब मैंने लिखा ना कि मैंने 29 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, तो इसका मतलब है 1991 में पहली दफ़ा मैंने पढ़ाया था, और ये पहला साल था जब ये आपकी फर्स्ट ईयर की नई किताब आई थी। यानी ये किताब भी 29 साल पुरानी है और मैं भी 29 साल पुरानी। इसका मतलब क्या निकला, आपको पिछले साल की किताब मिल जाए, उससे पिछले साल की, उससे पिछले साल की। आपके पेरेंट्स ने अगर केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उन्होंने भी यही पढ़ी, तो उस ज़माने की भी किताब मिल जाए तो वो यही है।
तो हर साल सिर्फ उसका टाइटल पेज चेंज करते हैं, अंदर के कंटेंट्स वही रहते हैं। इसलिए आप कोई भी किताब ले लेंगे, चाहे वो पुरानी एडिशन की हो या नई की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। देयर आर 8 चैप्टर्स। ठीक हो गई बात। 85 मार्क्स की थ्योरी है और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल की बात, जैसा कि आप में से जो बच्चे 9th और 10th में सेंटर से पढ़े उन्हें पता होगा, मैट्रिक में तो खैर इम्तिहान ही नहीं हुए, ना थ्योरी ना प्रैक्टिकल। लेकिन जो तरीका था 9th में था कि हमारी थ्योरी के पेपर हो जाते हैं जब, तो फिर हम स्पेशली प्रैक्टिकल्स की क्लासेस कराते हैं। 8-10 क्लासेस में प्रैक्टिकल का सारा काम हो जाता है। तो हम भी आपको प्रैक्टिकल्स की तैयारी कराएंगे, मगर ये होगा थ्योरी की तैयारी और इम्तिहानात के बाद इंशाल्लाह अगले साल। ठीक है ना, 2021 में जब आपके पेपर्स हों। तो ये उस वक्त, इस वक्त जो हमारी क्लासेस हो रही हैं उसमें हम ये 85 मार्क्स की थ्योरी की बात करें। तो इस थ्योरी में हमारा पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा अभी अगर आपको फिजिक्स वाले ने बताया हो, या जैसा आपका 9th और मैट्रिक में था। तो इस पेपर में टोटल 3 हिस्से हैं। सेक्शन ए, इसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये 17 मार्क्स का सेक्शन ए है, और इसलिए कि इसमें 17 MCQs आते हैं और उसके 17 मार्क्स होते हैं। ये सेक्शन इस लिहाज से सबसे मुश्किल है कि इसमें मौजूद MCQs पूरी किताब में से कहीं से भी आ सकते हैं। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक या चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। किसी भी लाइन में मौजूद इंफॉर्मेशन को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, चॉइस यहाँ कोई है नहीं। सारे 17 के 17 अटेम्प्ट करने, तुक्के मार के करें या आपको आता हो, करने सारे हैं। तो अब इसमें पूरे 17 में से 17 मार्क्स आ जाए, सबसे मुश्किल बात। यकीन जानिए ऐसे बच्चे हैं, हर साल होते हैं, जिनके 85 में से 85 मार्क्स आते हैं। ठीक है ना, हमारे होते हैं, हमसे पढ़े, कोई ऐसी बात नहीं, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 85 में से 84 या 83 नंबर आते हैं। जब 1 या 2 नंबर कटते हैं ना जिन बच्चों के, उनके वो 1 या 2 नंबर MCQs में कटते, ये बताना चाह रहा हूँ। यानी वो बच्चा जो बाकी पूरी थ्योरी के 68 मार्क्स जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के, उसमें से 68 लाना बड़ा आसान है। 68 आउट ऑफ 68 बहुत बच्चों के आ जाते हैं। MCQs में पूरे 17 में से 17 बहुत कम के आते हैं। अमूमन 1-2 MCQ गलत हो जाते हैं तो टोटल मार्क्स किसी के 83 बन रहे हैं, किसी के। यानी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो थ्योरी को इतना स्ट्रॉन्ग काबू में रखता है, वो भी MCQs में आगे। इसलिए इसकी तवज्जो, क्योंकि बच्चे इसकी सेपरेट तैयारी नहीं करते, वो ये समझते हैं बस टॉपिक हो गया MCQ उसको देख ही लेंगे, कोई बात, ऐसा नहीं। वो बात की वजह से, एक तो इसलिए भी कि आपके सामने मैंने अभी इसकी अहमियत बता दी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात इसलिए कि इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी के मरहले पे जाते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में इम्तिहान होता है एंट्री टेस्ट के नाम। आपकी इंटर के मार्क्स की आधी अहमियत होती है और बाकी आधी उस एंट्री टेस्ट की, और उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो अगर बच्चा अपने इंटर में उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को की तैयारी, ट्रिक्स को समझ के आया होगा, तो फिर उसे उनकी तैयारी करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसलिए हम भी, अब तो खैर मजबूरी है कि जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और हम आपसे इस तरह ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी पेपर्स, टेस्ट वगैरह होंगे, उनमें ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम उसी अंदाज के पेपर को इस फॉर्मेट में यानी ऑनलाइन ज़्यादा आसानी से ले सकते हैं।
तो एक तो और भी अच्छी हमारे लिए पॉजिटिव बात होगी कि हम इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे आपको कि इस हिस्से की बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी। सेक्शन बी, इसे कहते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ये होता है 40 मार्क्स का। इसमें टोटल आते हैं जनाब 15 क्वेश्चंस, और आपको उन 15 क्वेश्चंस में से करने होते हैं 10। इसका मतलब 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो टोटल हो गए 40। खास बात क्या हो गई कि आपको 5 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। कंपैरेटिवली ये सबसे आसान सेक्शन है, इस वजह से भी कि इसमें 5 क्वेश्चंस की चॉइस है, और इस वजह से भी कि शॉर्ट फॉर्मेट के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, और जो कि ज़रा निस्बतन आसान है। इसमें न्यूमेरिकल भी है, डेफिनेशंस भी हैं, छोटी छोटी डेरिवेशंस भी हैं, हर वैरायटी है, लेकिन निस्बतन ये हिस्सा आसान होता है। सेक्शन सी, ये कहलाएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में टोटल मार्क्स हैं 28। हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, टोटल हो गए 28। एक क्वेश्चन की चॉइस है। अब इसके अंदर हमें जो बात लगती है वो ये है कि कंपैरेटिवली ये मुश्किल माना जाता है। मुश्किल क्यों माना जाता है? इसलिए कि वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलता है 14 मार्क्स का, अमूमन उसके 3 पार्ट्स होते हैं ABC करके, कहीं कहीं 4 भी होते हैं, लेकिन 3 तो लाजमी है। और वो क्या हरकत करते हैं? फर्ज कर लीजिए क्वेश्चन लॉन्ग है, उसमें 3 पार्ट है ABC, तो पार्ट ए चैप्टर 1 का होगा, पार्ट बी चैप्टर 4 का होगा, तो पार्ट सी चैप्टर 7 का होगा, यानी तीनों पार्ट्स का ताल्लुक अलग अलग चैप्टर। तो इसका क्या मतलब है? अक्सर बच्चों को जो कंप्लीट 100% तैयारी नहीं करते, वो क्या देखेते हैं या उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है? उन्हें प्रॉब्लम ये आती है कि वो कहते हैं 2 पार्ट आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, पूरा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन 3 अलग अलग चैप्टर से लिया गया। अब जिसने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की है वो तो बचेगा, वरना। तो ये है टोटल पेपर का पैटर्न। चैप्टर है 8, उनसे ये सारा कुछ होना है जिसे हम इम्तिहान के लिए तैयार करें। ये पैटर्न इसलिए बताया क्योंकि हमें इसी से आगे तैयारी करनी है। इससे पहले कि अब हम पैटर्न बताने के बाद आगे बढ़े, एक हैंड रेज हुआ है विशेष मदन का, तो उसको उनको हम अनम्यूट कर रहे हैं। जी बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर बोल रहा था कि जो वीकली टेस्ट होगा उसमें सर जी। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव भी होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा, बात ये है कि इस वक्त जो काम हम कर रहे हैं ना ऑनलाइन क्लासेस का, मैंने शुरू होते ही आपसे कहा कि ये आपका बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस है, और हम 3 महीने पुराने, हमारा तजर्बा 3 मंथ है। तो अभी हम इसमें और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हाउ टू टेक मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लासेस। अभी फिलहाल हमारे पास जो बात सामने आई है वो ये कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन ले सकते हैं, और वो तो हम ले भी रहे हैं ऑलरेडी बाकी क्लासेस में, तो वो तो डेफिनेटली। लेकिन उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे इन लॉन्ग टर्म कि हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिनके जवाब 2-2, 4-4 लाइंस के हों, उनको लेने का भी फॉर्मेट बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह सूनर और लेटर वी गोना हैव बोथ टाइप्स। तो एमसीक्यूज तो 100% है ही है, लेकिन साथ में शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के भी इम्तिहानात लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस आए जैसा नॉर्मल क्लासेस में। बहरहाल थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ट्राई आवर लेवल बेस्ट कैसी तरीका निकालें जिससे टेस्ट थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स वाले भी हो सकें।
ठीक है, तो वो इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। नहीं है? थैंक यू। अच्छा, अब आइए हम पढ़ने की बात करते हैं। जब आपने मैट्रिक कर लिया तो, या यूं कहिए जब आप मैट्रिक में थे, तो एक अनाउंसमेंट हुआ बोर्ड की तरफ से, और वो अनाउंसमेंट ये था कि अगले साल से जो बच्चे 9th में आएंगे, अब 9th और 10th दोनों में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यानी 9th वाला बच्चा केमिस्ट्री, कंप्यूटर या बायो जो भी उसके पास हो, उसके साथ साथ फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़ेगा। और इसी तरह जब मैट्रिक में आएगा तो वो केमिस्ट्री और बायो या कंप्यूटर पढ़ेगा। इसका मतलब अब दोनों साल सारे सब्जेक्ट आधे आधे पढ़ाएंगे। इस साल जो बच्चे 9th में आए हैं वो ये एक्सपीरियंस करेंगे, अगर बोर्ड ने अपना ऐलान वापस ना लिया, क्योंकि सूरत हाल अब थोड़ी सी अजीब सी हो गई है पैंडेमिक की वजह से, और नहीं पता कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आइंदा आने वाले दिनों में इसके मुतालिक क्या है। लेकिन फिलहाल तो अब जो 9th क्लास आई है वो केमिस्ट्री 9th में तो पढ़ेगी, मैट्रिक में भी पढ़ेगी, मगर आपने तो नहीं पढ़ी थी, आपने 9th में पढ़ी। इसके दो नुकसान। पहला नुकसान, केमिस्ट्री आखिरी दफा पढ़े हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। जो चीज आपने अभी चंद महीनों पहले पढ़ी, यानी मैट्रिक में फिजिक्स और मैथ्स भी, वो अब हमें इतनी अच्छी याद नहीं। 3 महीने का गैप आ गया, कुछ नहीं पढ़ा, तो फिजिक्स भी जब पढ़नी शुरू की होगी तो कोई इतनी ज्यादा याद नहीं आती चीज, बच्चे को कहाँ याद रहती थी बात। तो 1 साल पहले पढ़ने वाली चीज का याद रहना मुश्किल। फिर उसके बाद है भी कौन सी चीज, केमिस्ट्री। ठीक है, आपने तो एक ही दफा 1 साल पहले केमिस्ट्री पढ़ी है, मैं पिछले 29 ईयर से यही पढ़ा रहा हूँ। और ये भी यकीन रखें कि केमिस्ट्री पढ़ाने का फैसला एक्सीडेंटली नहीं है। अक्सर होता है ना, टीचर्स वो बन जाते हैं जिनको और कोई काम नहीं होता तो टीचर बन जाते हैं। मेरा ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं था। मैंने बहुत सारे और प्रोफेशंस को छोड़कर टीचिंग, इस मतलब मेरा पैशन है, मुझे शौक है, अच्छी बात है, और पढ़ने का भी और केमिस्ट्री का भी बहुत शौक। और मुझे अच्छी तरह पता है ये सब्जेक्ट कम से कम ऐसा नहीं है कि 9th में जो बच्चे हैं और हम उन्हें जिस तरह की केमिस्ट्री हमारे सिस्टम में पढ़ाते हैं रटवा रटवा के, उससे इंटरेस्ट पैदा हो, और 1 साल के बाद भी उसे कुछ याद। हाँ, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है और उसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेजॉरिटी में। इसलिए हर वो शख्स जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ाएगा उसे ये समझ कर पढ़ाना चाहिए कि इन बच्चों को केमिस्ट्री की पहली से कोई चीज़ नहीं आती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप समझे, मैं बहुत ज़बरदस्त ऐलान कर रहा हूँ जी नहीं, ये ऑफिशियल जुमले हैं। चूँकि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में भी 4 साल पढ़ा है और इस वक्त मेरिटोरियस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मैं सारे बोर्ड वाले और उनके सारे अप डाउन से अच्छी तरह कॉन्टैक्ट में भी हूँ, वाकई में उनका ऑफिशियल जुमला है। हमारी फर्स्ट ईयर की किताब डिज़ाइन की गई है इस तरह कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल ज़ीरो से केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सारी चीज़ें, हम ये अज्यूम किए बगैर पढ़ाएंगे कि आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी थी। हम किसी चीज़ के बारे में आपसे ये नहीं कहेंगे ये तो आप 9th में पढ़ के आए हैं तो चलिए आगे से पढ़ते हैं। नो, ये ज़रूर है कि हम आपसे ऐसे कह देंगे कि शायद आपको याद हो या आपने 9th में भी पढ़ा था, लेकिन हम दोबारा पढ़ाएंगे। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि हाँ ये पढ़ा था तो ये तो आपको आता ही होगा। हम ये समझ के पढ़ाएंगे कि अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, उसके लिए और स्ट्रांग हो जाएगी बात, और जिसको नहीं याद आ रहा तो उसे कोई डिसएडवांटेज ना हो। ठीक हो गई बात। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बात शुरू, बिल्कुल स्टार्टिंग क्या होगी, व्हाट इज केमिस्ट्री। और जैसे ही मैं ये जुमला कहता हूँ व्हाट इज केमिस्ट्री, तो मेरे दिल में सवाल ये आता है कि जो ही मैं ये कहूँगा कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो बच्चों का तो पता नहीं, मेरे दिल में ख्याल आएगा साइंस क्या होती है ये पता है क्या, ये भी तो पूछना चाहिए। तो यहां से शुरू कर लेते हैं। तो भाई साइंस है नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, स्टडी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो कुछ भी है
उसका नॉलेज साइंस है। सवाल ये पैदा हुआ हमारे आसपास क्या है। अब एक आम से बच्चे ने कहा सर हमारे आसपास इस वक्त सामने कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन में आप दिख रहे हैं, और मैं टेबल पे बैठा हुआ हूँ, मेरे ऊपर छत है, उसमें पंखा भी चल रहा है, साइड पे एसी भी चल रहा है। बिल्कुल मैं आपके इस जवाब से ज़रा भी अनहैप्पी नहीं हूँ। आपके आसपास यही है, और आसपास पहुँचे तो घर से बाहर निकल आएंगे, घर के बाहर सड़क है, उसके बाद पार्क होगा, ये होगा, गाड़ियाँ चल रही हैं, बिल्कुल सोचते जाइए और बाहर और निकलते जाइए। तो आपके आसपास है पूरी दुनिया। अपने कमरे से शुरू हो और अपनी कुर्सी और टेबल और कंप्यूटर से शुरू हो तो आसपास आसपास करते करते आपके इर्द गिर्द पूरी दुनिया है। तो इस पूरी दुनिया को पढ़ने का इल्म है साइंस। एक एक चीज जो मेरे आसपास है उसे पढ़ने का नाम है साइंस। साइंस ने आसानी की खातिर इतनी बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा एवरीथिंग अराउंड अस, द होल वर्ल्ड मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हमारे आसपास जो भी चीज है या तो आप उसे मैटर कहेंगे या एनर्जी कहेंगे। मैटर है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब डस्ट पार्टिकल से लेकर एक बड़े पहाड़ तक सब चीजें मैटर। आपके आसपास जो चीजें आपने गिनाई अभी मुझे, बल्कि मैंने ही आपकी तरफ से गिनाई, आपका कंप्यूटर, आपकी कुर्सी, आपका टेबल, आपके कमरे की दीवारें, छत, उस पे लगा पंखा, उस पे लगा हुआ, साइड पे लगा हुआ अगर है एसी, ये सारी चीजें मैटर हैं बिकॉज इनका कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ ना कुछ जगह घेरती है। अब मास वाली चीजें मैंने जैसे कहा, डस्ट का छोटा सा टुकड़ा जो कमरे में कहीं पड़ा हुआ है वो भी मास है। आप खुद है मास, आप खुद मैटर है, लिविंग मैटर है, और बाकी सारी जो चीजें हैं वो नॉन लिविंग मैटर है लेकिन है तो मैटर। और एनर्जी भी है आप ही के कमरे में, वही एनर्जी जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ से लाइट गई, देखिए फिर क्या हुआ, सब कनेक्शन तितर बितर। चले आपकी डिवाइस चार्ज है लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी तो इंटरनेट कनेक्शन उनका तो कम से कम जाएगा जिन्होंने लैंड कनेक्शन ले रखा है। जिनकी डिवाइसेस होंगी वो चलती रहेंगी जब तक उनका बैटरी है। लाइट की वजह से ही आपके कमरे में रोशनी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो लाइट जलती है, ट्यूबलाइट या एनर्जी सेवर। एनर्जी वो भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी, ये भी तो आसपास है। ये सब साइंस है। तो हम अपने आसपास मौजूद तमाम किस्म के मैटर और एनर्जी को पढ़ें, ये साइंस। अब आसानी की खातिर हमने क्या किया, मैटर को केमिस्ट्री के हिस्से में डाला, एनर्जी को फिजिक्स के हिस्से में डाला। इसका मतलब है ब्रॉडर स्केल पर साइंस के दो बड़े हिस्से हुए, केमिस्ट्री, फिजिक्स। केमिस्ट्री वाले पढ़ेंगे मैटर, फिजिक्स वाले पढ़ेंगे एनर्जी। तो अब केमिस्ट्री की सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन गई, स्टडी ऑफ मैटर। कहते हैं इनफॉर्मल डेफिनेशन। एक फॉर्मल तरीका होता है, एक इनफॉर्मल तरीका होता है। आप होता है ना, आप घर में कैजुअल बैठे रहते हैं, दावत पे जाना हो तो उस दावत के हिसाब से तैयार हो, घर में तो नहीं ऐसी तैयार होने की जरूरत। ऐसे ही कुछ बातें केमिस्ट्री या साइंस में जब हम पढ़ते हैं ना तो एक होती है फॉर्मल डेफिनेशन, जो हम उस वक्त लिखते हैं जब पेपर में लिखना हो। पेपर में लिखते हैं तो ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि छोटी सी बना के लिख दें। उस वक्त हमारा दिल क्या होता है, जो भी बात लिखनी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके और बढ़ा चढ़ाकर और अच्छा करके पेश कर, इम्प्रेशन डालना है ना। और अगर इम्तिहान में नहीं लिखना, सिर्फ अपने समझने के लिए याद करनी है तो छोटी सी याद करनी है, अपने समझने में करनी है। वो इम्पोर्टेंट। 9th में थे तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जाती, बड़ा लंबा बढ़ा चढ़ा के से लिखते थे। अभी हम कोई डेफिनेशन नहीं पूछा, अब अपने समझने के लिए, अपने समझने के लिए सिंपल स्टडी ऑफ मैटर।
हमारे आसपास जितना लिविंग नॉन लिविंग मैटर मौजूद है सबको पढ़ने को हमने केमिस्ट्री किया। अब एक छोटी सी, मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनर्जी। मैटर एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता, एनर्जी मैटर में ही होती है। इसका मतलब है केमिस्ट्री के अंदर ही फिजिक्स होती है। यही बात हो गई ना। इसका मतलब ये निकला कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैटर और एनर्जी का तस्करा, तो केमिस्ट्री वाले मैटर को पढ़ते हैं सेंट्रल टॉपिक के तौर पर, और चूंकि मैटर की बातें पढ़ने में एनर्जी का तस्करा आ ही जाता है, तो इस तरह केमिस्ट्री के साथ में थोड़ी थोड़ी बातें एनर्जी, मेजर टॉपिक मैटर होता है, थोड़ा थोड़ा हम एनर्जी की बात। जब फिजिक्स वाले एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो चूंकि वो एनर्जी मैटर में होती है, तो उनका मेन टॉपिक एनर्जी होता है, वो थोड़ी थोड़ी बातें। नतीजा ये है कि देखा जाए तो दोनों ही मैटर और एनर्जी को पढ़ते हैं। बस इस तरह कि केमिस्ट्री वालों का मेन टॉपिक मैटर, साइड टॉपिक एनर्जी, फिजिक्स वालों का मेन टॉपिक एनर्जी, साइड टॉपिक मैटर। और यही वजह है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमने कुछ चीज़ें फिजिक्स में पढ़ी थी मैट्रिक के, वो हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, और कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो हमें याद आएगा कि ये तो फिजिक्स वाला भी पढ़ाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो दोनों टॉपिक्स में, दोनों सब्जेक्ट्स में आएगी। अब ये हो गई एक बात। अभी फिलहाल फिजिक्स की बातें क्लोज, अब सिर्फ केमिस्ट्री की बात, स्टडी ऑफ मैटर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टडी? क्या मतलब? तो इसका मतलब है हम मैटर से मुताल्लिक हर बात मालूम करना चाहते हैं। और क्यों मालूम करना चाहते हैं? क्यों बच्चों पे जुल्म कर रखा है, बेचारे मासूम बच्चे, इनको छुट्टी दे दो। क्यों हम हर चीज इतनी तफसील से पढ़ा रहे हैं, बेचारे उनकी सर में दर्द हो गया। वजह भी तो हो, याद रहे हम जो काम कर रहे हैं उसकी वजह होनी चाहिए, फायदा होना चाहिए। फजूल टाइम बर्बाद करने के लिए क्यों पढ़े मैटर? बड़ा सिंपल जवाब, बड़ा सिंपल जवाब। फर्ज कीजिए आप, अब तो पेंडेमिक है, ऐसी मिसाल भी नहीं देनी चाहिए, पर चलो फर्ज कर लेते हैं, फर्ज करने के लिए कि आपके पापा ने कहा कि हम कल पिकनिक पे, और ये पिकनिक वो नहीं है कि हाउस भी चले जाएंगे, नो नो नो, लंबी। हम इस पिकनिक पे जाएंगे करली झील, हमें कोई 2.5-3 घंटे की ड्राइव करनी पड़ेगी और फिर पहुंचेंगे। तो अब ये जो 2.5-3 घंटे की ड्राइव है, इसमें हमें शहर से बाहर ड्राइव, शहर से बाहर से मतलब क्या हुआ? अगर किसी ने कराची से हैदराबाद ही ट्रैवल किया तो मोटरवे भी बन गई, तो रास्ते में बहुत बड़ा इलाका तकरीबन घंटे भर तक ऐसा आता है जिसमें कोई आबादी नहीं है, इक्का दुक्का कोई छोटे मोटे होटल जा रहे, तो होता है बेआबान इलाका। ये ड्राइविंग ओके, आप भी तक एक्साइटेड हो गए, आपने कहा अच्छा भाई तरह तैयारी कर लेते हैं पिकनिक पे जाने की कल की। आप अपनी तैयारियों में लग गए, एकदम आपने देखा कि आपके फादर जो हैं उनकी तैयारी ये हो रही है कि वो गाड़ी को बहुत चेक कर रहे हैं, उसी गाड़ी को रोज आ जाते हैं, कभी भी हमने नहीं देखा उन्होंने कभी बोनट उठाकर पानी भी चेक किया। आज वो उसके टायरों को भी चेक कर रहे हैं, उसके बोनट को भी उठाए हुए हैं, उसमें पानी भी डल रहा है, उसका तेल भी चेक हो रहा है, और बल्कि शाम को तो मैकेनिक को भी बुला लिया, वो भी 2-4 ठोक हटानी कर रहा है। आपने पापा से पूछा कि आखिर इसकी क्या जरूरत है, कि गाड़ी खराब है, हमें तो कहीं से भी जाना है, कभी खराब नहीं चेक करा, तो क्यों चेक करा रहा हूँ, रोज तो जाते हैं, रोज तो नहीं चेक कराते, अब क्यों करा रहा हूँ? तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि रोजाना में शहर के अंदर ड्राइव करूँ, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम हो जाए और गाड़ी शहर के बीच में खराब हो जाए तो कोई खास टेंशन नहीं। शहर है, हर तरफ दुकानें, लोग मौजूद हैं, टेलीफोन काम कर रहा होता है, सिग्नल आ रहे हैं, मैं फ़ोन करके मैकेनिक को बुलाता हूँ, वो गाड़ी ठीक, मैकेनिक नहीं भी है तो हाथ दे के टैक्सी ड्राइवर को होगा वो टायर पंचर लगा देता है, मुझे टायर नहीं लगाना। तो यहाँ इतनी परेशानी नहीं होती, गाड़ी साइड पे खड़ी की, टैक्सी पकड़ी, घर चले गए, तभी जिंदगी मौत का मसला नहीं पैदा हो जाता। लेकिन बेटा अब हम जहाँ जा रहे हैं तो हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, रास्ते में घंटे भर का सफर तो ऐसा है कि रास्ते में कुछ भी नहीं,
बेआबान, वहाँ गाड़ी खराब हो गई, टायर ही पंचर हो गया, क्या करें, मुझे तो टायर लगाना नहीं आता, वहाँ तो कोई आबादी भी नहीं होगी, तो पैदल कहाँ तक जाएंगे। तो इसलिए एहतियात का तकाजा ये है कि जब भी आप इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, दिस इज रूटीन, हर आदमी अपनी गाड़ी के मुतालिक पूरी तरह इत्मीनान करता है और कोशिश ये होती है कि गाड़ी की छोटी छोटी बातें आपको खुद आती हैं, यानी ये वाली बात के टायर चेंज करना नहीं आता, थोड़ी खतरनाक बात है, हमें आना चाहिए ताकि हमारा सफर अच्छा हो। और से सुनिएगा मेरी बात, चंद घंटों के गाड़ी में सफर के लिए, शायद 2 घंटे या 2.5 घंटे का सफर है, उसके लिए कि उसमें मुझे परेशानी ना हो, मैंने क्या फैसला किया कि जिस गाड़ी में सफर कर रहा हूँ उसकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, ताकि अगर वो खराब हो जाए तो मैं उसे ठीक कर सकूं और मुझे तकलीफ ना हो। गाड़ी का नॉलेज, अगर फर्ज कर लें मैं खुद ही मैकेनिक हूँ तो मैं कितना टेंशन फ्री होकर सफर किया करूंगा, और कोई मसला ही नहीं, गाड़ी खराब होगी तो खुद मैकेनिक है, फौरन देख लेंगे। अगर एक आदमी को गाड़ी की तमाम नो हाउ आती है तो उसकी तो टेंशन फ्री हो गई ना, वो तो अगर 24 घंटे भी वीराने में ट्रैवलिंग करेगा तो उसे कोई डर नहीं। तो अब आप सोचिए, चंद घंटों के सफर को हम कंफर्टेबल बना सकते हैं अगर वो सफर जिसमें किया जा रहा है उसका पूरा नॉलेज हमें। तो जिस दुनिया में आपने सारी जिंदगी गुजारनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे और परेशानियों में ना गुजरे, तो उस दुनिया की सारी चीजों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दैट मेक्स योर जर्नी ऑफ लाइफ कंफर्टेबल। आप इस जुमले पे गौर कीजिए, इस दुनिया में अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जरूरी है कि वो सारा मैटर जो मेरे आसपास है, मेरे पास उसकी पूरी नॉलेज हो, मुझे पता हो कौन सी चीज मुझे नुकसान देगी, कौन सी चीज फायदा देगी। दैट कैन मेक माई लाइफ कंफर्टेबल। इत्तेफाक से ये काम आपके लिए औरों ने कर दिया, ऑलरेडी दुनिया में इतने ज़हीन लोग गुजर गए जिन्होंने इस सारे मैटर की नॉलेज हासिल की और आपको इतनी खूबसूरत दुनिया बना कर दी। आजकल उस पर डेंट पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से, अदरवाइज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आपके लिए क्या क्या सहूलतें मौजूद नहीं, अगर आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज अच्छी हो, फिल्में वगैरह देख कर ही आई हो, तो आप सबको ये पता है कि इंसान जब दुनिया में आया था, आज से समझ लो 1-2 हज़ार साल पहले, उस वक्त की दुनिया में और आज की दुनिया में कितना फर्क है। रहने के लिए इंसान गारों में, केव्स में रहता था, ठीक है ना। ये घर जिस तरह से आपने आज बना रखे हैं, मेटल का स्ट्रक्चर और उसमें इतनी जबरदस्त ब्लॉक्स डालकर इतने खूबसूरत दरवाजे लकड़ी के, और ये सब पहले दिन से नहीं था। मट्टी के घरों में रहते थे लोग, और ट्रैवलिंग के लिए जानवरों पर बैठ के ट्रैवलिंग करेंगे, ये गाड़ियां तो नहीं थी, बिजली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये साइंस ने हमने मैटर का नॉलेज हासिल किया, तो फिर साइंस ने हमें इस काबिल बनाया, हमने मैटर और एनर्जी की फॉर्म्स को डिस्कवर किया, उनकी प्रॉपर्टीज को सीखा, तो आज हम इस हाल में। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ साइंस। साइंस निकाल दें आपकी लाइफ से, आप दोबारा वही ओल्ड एज में चले जाएंगे। तो अब जितना ज्यादा और हम मैटर की प्रॉपर्टीज और एनर्जी की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते जाएंगे, हमारी लाइफ उतनी ज्यादा और कंफर्टेबल होती जाएगी। जो कुछ आज से 10 साल पहले हमारे पास था, आज उससे बहुत बेहतरीन चीजें, जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस। तो ये है मकसद, ये पढ़ेंगे तभी तो ये सब कुछ समझ आएगा। तो अब स्टडी में क्या क्या चीजें शामिल हो गई, हम चाहते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ना, हम चाहते हैं मैटर की कंपोजिशन पढ़ना, और हम चाहते हैं मैटर की चेंजेस। तो ये एवरीथिंग हो गई, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, चेंजेस। तो अब आपको याद आएगा कि जो 9th में डेफिनेशन थी वो इसी तरह हमने बड़ी फर्निश करके बनाई थी कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड चेंजेस ऑफ मैटर। हमने इस तरह बता दिया। तो अब ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब ये जब सब पढ़ना है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये सोचें कि जितना भी मैटर हमारे आसपास मौजूद है, उसकी प्रॉपर्टीज हो, कंपोजिशन हो या चेंजेस हो, इन सब के 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है फिजिकल, और एक एस्पेक्ट है केमिकल।
यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज। तो फिजिकल स्टडी है, केमिकल स्टडी कर रहे हैं आप। तो दो एरियाज हमें देखते, तीनों प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, चेंजेस, तीनों फिजिकल है, केमिकल। इस साल जो केमिस्ट्री हमें पढ़नी है उसका ताल्लुक है इस फिजिकल एस्पेक्ट से। अगले साल जो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो होगी केमिकल। ठीक है, अगले साल केमिकल पढ़ लेंगे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमें केमिकल के बारे में कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, बात तो कर सकते हैं और समझा तो सकते हैं व्हाट डू मीन बाय बोथ फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल का आसान उर्दू तर्जुमा है सूरत, आपकी शक्ल, अपीयरेंस। और केमिकल का मतलब है सीरत, आपकी नेचर, कैरेक्टर। हर मैटर दिखाई कैसा देता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, ये है उसकी फिजिकल या सूरत। और वो इंटरनली कैसा बिहेव करता है, उसका किरदार, उसकी सीरत, उसकी नेचर, केमिकल का। अजीब बात है भाई, आपने किसी को देखा, आप जाहिर सी बात है मैं मुझे ही देख लिया, पता नहीं नजर आ गया मैं आपको और मैंने आपके कैमरे इसीलिए ऑन करवाया आपको देख। एक दूसरे की शक्ल देखकर हम एक दूसरे की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। इसका ताल्लुक ये होगा कि कोई शख्स गोरा है या काला है, छोटा है या लंबा है, दुबला है या मोटा है, ये फिजिकल अपीयरेंस है, ये फिजिकल नेचर है। लेकिन क्या मेरी शक्ल देखकर आप या आपकी शक्ल देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि आप सच्चे हैं या झूठे हैं, आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं? और बीइंग अ टीचर, क्या मैं किसी स्टूडेंट को देखकर ये बता सकता हूँ कि वो पढ़ने वाला बच्चा है या निकम्मा है, वो इम्तिहान में A1 ग्रेड लाएगा या फेल हो जाएगा? शक्ल देख के बता सकता। मैं चाहे 29 ईयर्स एक्सपीरियंस रख लूँ या 290 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले आऊँ, अगर मैं किसी बच्चे की शक्ल देखकर ये कहूँ कि तो फेल हो जाएगा, कितनी ज्यादा है। हाँ, मैं उसकी हौसला अफजाई के लिए कह दूँ कि तुम तो A1 ग्रेडर हो, तो ये उसको इनकरेज करना तो है, लेकिन जाहिर सी बात है शक्ल देखकर ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो केमिकल नेचर देखने से पता नहीं चलता, फिजिकल देखने से पता चलता। फिर केमिकल किस तरह पता चलता है? केमिकल परखने से पता चलता है, केमिकल आपका अमल देखकर पता चलता है। सूरत शक्ल देखकर पता चलती है, सीरत अमल देखकर, आपकी एक्टिविटी, आपके काम देखकर पता चलती है। अब इस बात को जरा अपने से हटाएं, हम तो लिविंग मैटर है, नॉन लिविंग पर ले आते हैं। जितना भी मैटर हमारे आसपास है उसकी अपीयरेंस हमें आंखों से दिखाई दे रही है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस हम उन्हें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में डिवाइड करते हैं, बहुत मशहूर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इन नामों को ना जानता हो। इनकी एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, हो सकता है कुछ को वो भी याद हो, कुछ को ना याद हो, उससे बहस नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी ऐसा हो जिसके सामने मैं कोई चीज़ रखूं और पूछूं ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो क्या पता नहीं। तो आपको इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का सेंस है। ये है फिजिकल स्टेट्स, देखने से पता चलती है, इसकी अपीयरेंस है। ठीक है, अच्छा अब एक मैटर की एग्जांपल लें, वो है सॉल्ट। आपके घर में है ना, सॉलिड है और वाइट कलर का है, ऐसा ही ना? और आप सब इसकी शक्ल से इसे पहचान लेते हैं। इसीलिए आपके घर की किचन में ये जिस डब्बे में पड़ा होता है उसके बाहर किसी ने लिखा नहीं होता कि इसमें सॉल्ट है, बल्कि कोई भी वो डब्बा खोले, चाहे वो आप हो जो कि इस वक्त बगैर इम्तिहान दिए मैट्रिक पास हैं, वो मैं हूँ जो मास्टर्स इन केमिस्ट्री है, वो घर का मुलाजिम हो जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब के सब डब्बा खोलकर इसकी शक्ल देखकर पहचान लेते हैं। इसी के लिए कोई गाइडलाइन देने की जरूरत, इतनी कॉमन चीज़ है, मानते हैं? बिल्कुल सही।
अब मैं आपकी नॉलेज में छोटा सा इजाफा करूँ। घर के किचन में है और व्हाइट कलर का सॉलिड डब्बा खोल के नजर आया तो मुझे भी यही लगता है ना, लेकिन एग्जैक्टली इसी शक्ल का जैसा ये नमक है, अगर आप केमिस्ट्री की लैब में फर्स्ट ईयर, इंशाल्लाह जब दिन आएगा जब आप कॉलेज जाएंगे और उसकी लैब में भी जाएंगे और केमिकल्स भी देखेंगे, तो केमिस्ट्री की लैब में जिस भी कॉलेज में जाएंगे कम से कम आपको 10-15 डब्बे मिलेंगे लाइन से रखे हुए, जिसमें आप खोल खोल कर जब देखेंगे तो आप कहेंगे ओ अभी हर डब्बे में उन्होंने जो नमक रखा हुआ है, सबके अंदर एक ही जैसी शक्ल वाला ऐसा ही व्हाइट सॉलिड जैसा आपके घर में नमक है वैसा रखा हुआ है। और जब आप डब्बे के बाहर देखेंगे तो अजीब अजीब से नाम लिखे। अब ये वाला नमक तो सबको पता है ना, सोडियम क्लोराइड है। एक और केमिकल होता है सोडियम ब्रोमाइड, होता है सोडियम आयोडाइड, एक होता है बेरियम क्लोराइड, एक होता है अमोनियम ऑक्सीलेट, एक होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये बहुत सारे हैं, सबकी शक्लें ऐसी हैं कि अगर मैं नाम हटा दूं और ऐसे ही रख दूं तो आप हैं, मैं भी नहीं पहचान सकता, तो सब एक जैसे होंगे। शक्ल के हिसाब से सारे एक जैसे होंगे। अगर मैं यहाँ आपके सामने ये सब छोटे छोटे मैंने डब्बे बना दिए, इन सब के अंदर मैंने 5 केमिकल 1 2 3 4 5 और ये सब शक्ल के लिहाज से एक जैसे, ऐसा लग रहा है नमक रख दिया 5, तो शक्लें एक जैसी। अब सीरत अलग अलग है। सीरत के वो चलती सर काम देखकर, अब काम क्या होगा चख के देख लो। याद रखिए सिर्फ नमक ऐसा है जो आप खाने में इस्तेमाल करें, इसके अलावा जितने केमिकल हैं वो स्लो या फास्ट पॉइजन, खाएंगे तो आपकी सेहत खराब होगी और कुछ कुछ तो बात को और भी खराब कर देंगे। इसका मतलब बाकी इस लायक नहीं है कि खाए। तो जब आपने उन्हें चखा, क्योंकि हम कभी भी नहीं कहेंगे केमिकल चख के पहचाने जाए, तो आपको एहसास हो जाएगा ये कुछ और है। तो अब चखने से तो नुकसान भी हो सकता है ना, तो कोई और काम करके देखिए। वो कोई और काम क्या है, अगर मैं इन पांचों के साथ एक ही चीज का रिएक्शन करवा दूं, फर्स्ट कर लें एक कंपाउंड होता है, आपने सुन रखा होगा नाम सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं पांचों के अंदर वो सल्फ्यूरिक एसिड डालूं, भाई अगर ये पांचों एक जैसे हैं तो एक ही चीज होगी ना। लेकिन मैं क्या देखूंगा, जैसे ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, किसी में से व्हाइट कलर का धुआं निकला, किसी में से वॉयलेट कलर का निकला, किसी में से ब्राउन कलर का निकला, किसी में से कुछ हुआ, किसी में कुछ हुआ। जब 5 अलग अलग रिजल्ट आए तो इससे मुझे क्या पता चला, these 5 things are chemically not similar। फिजिकली एक जैसी थी, शक्लें एक जैसी थी, मगर केमिकली एक जैसी नहीं। तो ये जो रिएक्शन है ये सब हमने अगले साल में, तो चलो इनका तो फिलहाल काम, लेकिन ये जो इनकी सूरतें हैं कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये हम इस साल हम ये देखना चाहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस में मैटर कितनी फिजिकल अपीयरेंस में होता है और उससे उसे क्या फायदे क्या नुकसान। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया, ये दिया इसलिए कि हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 2, नॉट फ्रॉम चैप्टर 1, फ्रॉम चैप्टर 2। अच्छा, इसकी रीजन भी बताऊंगा, और उसका यही नाम है जिसका मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, 3 states of matter: solids, liquids and gases। ठीक हो गई बात। मैटर की 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब एक छोटी सी बात, क्योंकि अभी तक सारी बातें पेपर पैटर्न और मैंने इंट्रोडक्शन देने में निकाली। हर क्लास में आप सब अपना केमिस्ट्री का एक रजिस्टर बनाएंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए होगा, और जो कुछ मैं यहाँ बताऊंगा लिखवाऊंगा उसे आप कॉपी बिल्कुल उसी तरह से क्लास में करते हैं। हम नोट्स देंगे आपको, इधर इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको मैसेज कर देंगे या हार्ड कॉपी की सूरत में, जो हम आपको बाद में बताएंगे कि हाउ टू कलेक्ट दोस नोट्स, क्योंकि आपका किसी भी कीमत में कैंपस में आना अलाउ नहीं है ड्यू टू दिस सिचुएशन। तो योर पेरेंट्स और समबडी एल्स विल कम टू कलेक्ट, वो जो भी होगा तरीका वो हम आपको कम्युनिकेट करेंगे इन कमिंग डेज। तो नोट्स की भी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए भी नहीं देना चाह रहा हूँ कि मैं हर चीज़ लिखवाने पर यकीन करता हूँ, आपका पूरा रजिस्टर मेंटेन करता हूँ। क्यों? इसलिए कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ज़रा लिखने लिखाने का और रट्टा मटेरियल कम है,
इसकी ज़्यादातर थ्योरी बड़ी लॉजिकल है, डेफिनेशन डिफरेंसेस ये छोटे छोटे होते हैं, और न्यूमेरिकल्स, जैसी बात है न्यूमेरिकल्स वो तो नोट्स में नहीं देंगे ना, वो तो हमें यही कराने, इसलिए आपको क्लास की हर चीज़ को बहुत ही केयरफुली फॉलो है। सो ओके, अब जैसा मैंने आपसे कहा, मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल अपीयरेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब मैं सबसे पहले तीनों स्टेट्स को कलेक्टिवली इनका इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद ये चैप्टर हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके 3 हिस्से हैं, सॉलिड वाला हिस्सा अलग, लिक्विड वाला अलग और गैस वाला, तो इसे हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 2 पहले क्यों शुरू किया, उसकी वजह बड़ी सिंपल है। चैप्टर 1 जो है उसमें जो टॉपिक है वो निस्बतन मुश्किल है चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में टॉपिक आसान है और ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे कुछ फेमिलर है। अगर आपको याद आए तो ये वो टॉपिक मैंने शुरू किया जो आपने मैट्रिक की फिजिक्स में पढ़ा है, तो थोड़ी सी आपकी इससे फेमिलैरिटी ताज़ा है। तो जब एक नया सब्जेक्ट नए टीचर से पढ़ना हो तो ज़रूरी है कि हम आसान चीज़ों से शुरू करें ताकि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो पहले चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर 3 पे आएंगे। अब सॉलिड की डेफिनेशन कैसे दी जाती है, स्टेट ऑफ मैटर विथ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मैटर की स्टेट सॉलिड डिफाइन किया गया, उसे उसके शेप और वॉल्यूम के एनर्जी से। सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है, डेफिनेट है। अच्छा भाई, पहले पूरी बात हो जाए फिर आराम से समझाते हैं। लिक्विड में कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर विथ डेफिनेट वॉल्यूम बट indefinite शेप। सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है। लिक्विड में शेप तो वॉल्यूम तो फिक्स है मगर शेप फिक्स नहीं। गैसेस state of matter with indefinite shape and indefinite volume। ना इसका शेप फिक्स है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो अगर आप देखें तो हमने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को उनके शेप और उनके वॉल्यूम की बुनियाद पर क्लासिफाई किया है, और इस बेस पर कि किसका शेप फिक्स, किसका वॉल्यूम फिक्स और किसका नहीं। तो सॉलिड इस लिहाज से प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक रखता है कि उसका शेप फिक्स है। शेप ना लिक्विड का फिक्स है ना गैसेस का फिक्स है। सॉलिड इज द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विद फिक्स्ड शेप और डेफिनेट शेप। इसी तरह गैस इज द ओनली स्टेट ऑफ मैटर जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं, इनडेफिनेट है, और ना लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स है, सॉलिड का भी फिक्स है। तो ये है वो चीज़ जो हम देख सकते हैं। कोई भी सॉलिड चीज़, आपके हाथ में पेन है, वो सॉलिड है, उसका शेप फिक्स है। हाथ में पेन रखा हो, जेब में रख दें, टेबल पे रख दें, उसका शेप, और जब शेप वही रहेगा तो जितनी जगह वो ऑक्यूपाई करता है इसका वॉल्यूम वो भी फिक्स रहेगा। लिक्विड आपके सामने अगर पानी रखा हुआ है तो वो गिलास में है, आप गिलास से उठाकर उसे फर्श कर लें, टेबल पे फेंकेंगे तो जैसी शक्ल उसकी गिलास में थी वैसी टेबल पे तो नहीं होगी, टेबल पे वो स्प्रेड हो जाएगा। पानी या लिक्विड को हम जिस चीज़ में रखते हैं वो उसकी शक्ल बना लेते हैं। गिलास गिलास की, कप में कप की, बीकर में डाल देंगे बीकर की। हर वो चीज़ जिसमें लिक्विड रखी जाए, वो रखा जाए, वो लिक्विड उस वेसल की, उस कंटेनर की शक्ल
उसका अपना कोई शेप नहीं। हाँ, जितनी जगह उसे ऑक्यूपाई करनी है वो हर लिहाज से सेम। जगह का मतलब वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम मिसाल के तौर पर पेप्सी की बोतल आपने खरीदी 500 ml की, 500 ml वॉल्यूम है, तो वो बॉटल में था, आप उसे गिलासों में डालेंगे तो क्या वो 500 से 600 ml हो जाएगा? आप उसे गिलासों में डालेंगे, शेप बदल जाएगा, गिलास के शेप में आ गई पेप्सी, लेकिन रहेगी 500, तो वॉल्यूम चेंज नहीं। और गैस मैटर की सबसे चैलेंजिंग स्टेट है, क्योंकि ना इसका शेप फिक्स है ना इसका वॉल्यूम। और आपस की बात है, इसे तो आप स्टेट ऑफ मैटर भी नहीं मानते। सर कैसी बातें कर रहे हैं, गैस तो स्टेट ऑफ मैटर है। बात यह है कि जिन गैसों से, लिक्विड और सॉलिड की तो बहुत एग्जाम्पल आसपास, लेकिन जिन गैसों से आपका पाला पड़ता है वो तो आपको नजर भी नहीं आता। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सांस लेते हैं कहाँ है? हवा में, नजर आती है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने में बाहर निकालते हैं, हवा में वो भी होगी, नजर आती है नहीं। एयर की सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस नाइट्रोजन, 79% एयर में मौजूद है, नजर आती है नहीं। तो गैसेस हमें नजर, हम फील करते हैं और भरोसा रखते हैं, साइंस ने कहा था ये भी होती है, लेकिन यकीन नहीं रखते हैं। इसकी मिसाल सीधी सी है, फर्ज कर लीजिए आप जहां मौजूद है, मैं आपसे कहूँ आपके सामने हम 3 बकेट्स, 3 बाल्टियां रख दें, एक बाल्टी में मिट्टी भर दें, एक बाल्टी में पानी भर दें और एक को खाली छोड़, और आपसे पूछे जरा बताइए किस बाल्टी में क्या, आप भी यही कहेंगे सर एक में मिट्टी भरी हुई है, एक में पानी भरा हुआ, एक खाली है। खाली है क्या मतलब, क्या उसमें हवा नहीं है? हाँ सर एयर है, उसमें एयर है। क्या ख्याल है, कहेंगे आप खाली बाल्टी को देख कर के इसमें एयर है? हालांकि उसमें एयर है, लेकिन क्या आप कहते हैं, क्या आप ऐसा नहीं कहते कि खाली पड़ी हुई है बाल्टी? ये तो नहीं कहते हवा से भरी हुई है, क्योंकि मेंटली आप हवा को कुछ मानते हैं। एक कमरे के अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ है, आपने कमरे में झांक के देखा, आपने कहा हाँ सर 2 कुर्सियां पड़ी, 2 कुर्सियां भी निकाली। अब आप कहें सर कमरा खाली हो गया, खाली हो गया मतलब क्या उसमें एयर नहीं है? हाँ, है। तो आपने क्यों नहीं कहा कमरे में एयर है? तो हम हवा को की एग्जिस्टेंस को मेंटली इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो ना दिखाई देती है, ना वो हमें स्मेल देती है कोई, और ना कोई उसका टेस्ट है, नॉर्मल एयर की बात। हाँ, कहीं ऐसी एयर में चीज आ जाए जो आपको दिखाई दे, कोई ऐसी गैस आ जाए जिसकी स्मेल हो या जिसका कलर हो, तो फिर आप कभी भी उसकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं करते। एक कमरे में व्हाइट कलर का धुआं भर दिया, आपने कमरे में दाखिल हुआ और खांसी होने लगी क्योंकि धुआं कान नाक में घुस गया, तो आप फौरन कहेंगे हाय हाय इस कमरे में कितना धुआं भरा हुआ है, हालांकि थोड़ी देर पहले उस कमरे में साफ हवा भरी हुई थी, तो आप लिफ्ट ही नहीं करा। तो एयर चूंकि, नॉर्मल एयर चूंकि ना कलर रखती है ना स्मेल रखती है, बड़ा मुश्किल होता है उसके बारे में पढ़ना। और फिर मजीद हमने कह दिया ना उसका कोई शेप है ना वॉल्यूम, तो सबसे चैलेंजिंग फील्ड है स्टेट गैस में। इसलिए हमारे चैप्टर का पहला हिस्सा भी यही है और सबसे बड़ा हिस्सा भी, इसलिए सबसे ज़्यादा बात करें। तो अभी सिर्फ मैंने डेफिनेशन लिखी, और इस बात के साथ कि अगर आज किसी ने इसे नहीं लिखा था प्रॉपर और रफली नहीं लिख लिया है, तो अगली दफ़ा उसी बात से रजिस्टर हो, हम हर चीज़ प्रॉपर अंदाज से लिखेंगे और आपको हर हाल में उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर से मुताल्लिक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछिए। हमने आपको सबसे पहले पेपर के दोनों क्वेश्चंस बताए, फिर ये पेपर का पैटर्न समझाया, और फिर ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया आपकी किताब का, और अब ये सेकंड चैप्टर से अपनी बात शुरू। ठीक है, तो अब हम आपकी मीटिंग एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू।